नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही थी NCERT, जिसको हमने नाम दिया है रेलवे NCERT, उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ 7वें नंबर का वीडियो। इसके पहले मैं इस सीरीज के 6 वीडियो कंप्लीट करा चुका हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखे देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू के 1 मिनट में मैं जो नए बच्चे हैं उनको बताता हूँ कि जो भी बच्चे NTPC या फिर ग्रुप डी किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने टॉप 3000 क्वेश्चन की एक सीरीज चला रहे हैं और हर वीडियो में मैं आपके लिए 30 क्वेश्चन लेकर आता हूं और इस प्रकार ये 100 वीडियो आएंगे और आपके 3000 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए जाएंगे, जो कि पूरी तरह से बेस्ड हैं NCERT के NCERT की बुक्स पर, ठीक है ना, जिसमें आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबके क्वेश्चन लिए गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट 3000 क्वेश्चन है। तो आज का हमारे 7वें नंबर का वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को फटाफट से स्टूडेंट जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। जितने ज़्यादा लाइक और शेयर आएंगे उतनी जल्दी इस सीरीज़ को हम कंप्लीट करा देंगे, जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो आते रहेंगे। तो चलिए आज का 7वें नंबर का वीडियो शुरू करते हैं। हर बच्चे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जरूरी है, जिससे कि क्या होगा कि आप भी क्वेश्चन सीखेंगे और आपको याद होने लगेंगे। सबसे पहला प्रश्न दिख रहा है स्क्रीन पर, द्रवों में पृष्ठ तनाव का क्या कारण होता है? बताएंगे द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण क्या होता है। फटाफट कमेंट करके बताना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसका क्या होता है? अणुओं के मध्य ससंजक बल। द्रवों में पृष्ठ तनाव का मुख्य कारण क्या होता है? अणुओं के मध्य क्या होता है? ससंजक बल, कोएसिव बल, कोएसिव फोर्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नोट करते जाना, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? बताएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये किया था उन्होंने 1668 में। जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, उन्होंने क्या किया था, ये जो पहले बॉम्बे था वो पुर्तगालियों के अधीन था, तो उसको पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। इसके बाद क्या करा था, जस्ट उन्होंने अपना इसको मुख्यालय बना लिया था बॉम्बे को। इसके पहले मुख्यालय क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी का? तो सूरत था। और सूरत की जस्ट बाद जब उन्होंने पुर्तगालियों से बॉम्बे को लिया, तो उसके बाद उन्होंने बॉम्बे को अपना मुख्यालय बना लिया था। नोट करना, 1668 ईस्वी में लिया था पुर्तगालियों से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को। अगला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? तो नोट कीजिए, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा था विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। एक और क्वेश्चन बनता है कि विष्णुगुप्त किस वंश का राजा था? तो नोट कर लेना दोस्तों, विष्णुगुप्त था पल्लव वंश का राजा। कौन से वंश का था? पल्लव वंश का राजा। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा, चंदन श्रेणी किस राज्य में स्थित है? बताएंगे चंदन श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? फटाफट कमेंट करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो नोट कीजिएगा, चंदन श्रेणी स्थित है आपके राजस्थान में। दोस्तों कहां पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, वी ए स्मिथ ने किस भारतीय राजा को भारत का नेपोलियन कहा था? किसको कहा जाता है, किस भारतीय राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। मैं आपको बता दूं, जो समुद्रगुप्त था ये गुप्त काल का एक बहुत ही महान राजा हुआ था। और इनको नेपोलियन क्यों कहा जाता है भारत का? क्योंकि इन्होंने क्या, जितने भी मैक्सिमम जितने युद्ध लड़े हैं ना, उसमें से एक भी पराजित नहीं हुए, एक भी युद्ध हारे नहीं है, इसलिए इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और एक और चीज याद रखिए कि इनका जो काल है वो है 335 से 375 ईस्वी तक राज किया था इन्होंने भारत, ठीक है ना। 335 से 375 ईस्वी। तो नोट करना, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की घोषणा किस वर्ष की गई थी? बताएंगे, स्पीड से आंसर दीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो नोट कीजिए दोस्तों, ये की गई थी ऑप्शन नंबर राइट आंसर 1948 में। कब की गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की घोषणा? 1948 में की गई थी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर, रासायनिक यौगिक नियासन अथवा निकोटिनिक अम्ल निम्नलिखित का घटक है? बताएंगे रासायनिक यौगिक नियासीन अथवा निकोटिनिक अम्ल निम्नलिखित का घटक होता है? बताएंगे किसका घटक होता है? फटाफट कमेंट करके बताएं। तो नोट करना दोस्तों, ये होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। किसका? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। देखिए रासायनिक यौगिक नियासिन जो होता है ना, विटामिन B5 अथवा निकोटिक अम्ल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का घटक होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, सबसे ज्यादा प्रबल ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? सबसे ज्यादा प्रबल ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नोट करना, जो सबसे ज्यादा प्रबल ग्रीन हाउस गैस होती है उसमें आता है आपका जलवाष्प। कौन आता है? जलवाष्प। ये देखिए क्यों होता है, क्योंकि यह ग्रीन हाउस प्रभाव का 60 से 70% प्रभाव उत्पन्न करती है। कितना करती है? ग्रीन हाउस का 60 से 70% प्रभाव उत्पन्न करती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना करती है? 9 से 26%।
कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है 9 से 26% प्रभाव डालती है, लेकिन वहीं जलवाष्प की बात की जाए तो ये करती है 60 से 70%। इसलिए ऑप्शन नंबर 6 इस क्वेश्चन का बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड सोचेंगे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 9 से 26% करती है, जबकि जलवाष्प करती है 60 से 70%। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी, बताएंगे। देखिए सबसे पहली चीज तो याद रखिएगा, जो राज्यसभा होती है वो संसद का उच्च सदन माना जाता है। लोकसभा निम्न सदन होता है और राज्यसभा उच्च सदन होता है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो ये की गई थी 1952 में, 1952 में की गई थी राज्यसभा की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है ना, नोट करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला प्रश्न है कि ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है, बताएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, जो ध्वनि का शोरगुल होता है वो किस में मापा जाता है, तो बिल्कुल दोस्तों डेसिबल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, डेसिबल में। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित, बताएंगे। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत इनमें से किस राज्य में स्थित है, फटाफट नोट करना। ये हिमाचल प्रदेश में, कहां पर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती नदी के किनारे स्थित है। कहां पर है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। और यह जो गर्म जल स्रोत है ना, ये चमड़ी के रोगों के उपचार में उपयोगी माना जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर पे स्थित है, हिमाचल के कुल्लू जिले के पार्वती नदी के किनारे पर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पौधों में CO2 का अवशोषण और O2 का निकास किस क्रिया से होता है, बताएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, पौधों में CO2 का अवशोषण और O2 का निकास किस क्रिया से होता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं इस क्रिया को। क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्नयुक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है, बताएंगे। बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्न उपयुक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है। कौन से उर्वरक का उपयोग किया जाता है, तो नोट करना दोस्तों, नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। किसका, कौन से उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रेट का। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ था, बताएंगे। नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ था, बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ था। तो दोस्तों ये लागू हुआ था 1955 में। एक और चीज बता दूं कि नागरिकता के लिए स्थायी कानून नहीं था पहले, ठीक है ना। तो 1955 में हुआ था, नागरिकता अधिनियम लागू किया गया था। अनुच्छेद 11 और 12 के प्रयोग करके संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम लागू हुआ था। कौन सा अनुच्छेद का प्रयोग किया था, अनुच्छेद 11 और 12 का प्रयोग किया था, ठीक है ना। और इसके तहत ही नागरिकता अधिनियम सन 1955 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न की समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब, बताएंगे कैसी होती है, वास्तविक, आभासी या फिर कैसी। देखिए समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनती है वो कैसी होती है, आभासी प्रतिबिंब होती है। कैसी होती है, आभासी। मतलब ये मान सकते हो कि काल्पनिक होती है और वस्तु के बराबर एवं उल्टी होती है। कैसी होती है, काल्पनिक, वस्तु के बराबर और उल्टी होती है, ठीक है ना। मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी, बताएंगे। उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी, तो नोट करना दोस्तों, ये अवंती। किसकी थी, अवंती की, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, उज्जैन जिसको बोल रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है संविधान संशोधन का प्रस्ताव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने बताया कि अनुच्छेद वाले क्वेश्चन बिल्कुल आपको ऐसे कैसे देखने को मिलेंगे। तो नोट कीजिएगा, अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव है, तो यह अनुच्छेद 368 के तहत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, नोट करके रखना, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर, केवल कार्बन से बना पदार्थ होता है, बताएंगे। इनमें से कौन सा पदार्थ केवल कार्बन से बना होता है। तो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रेफाइट। बिल्कुल, जो ग्रेफाइट है, जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से जो ग्रेफाइट है वो कार्बन से बना हुआ पदार्थ माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली औद्योगिक नीति कब पेश की गई थी, किस सन में पेश की गई थी भारत में पहली औद्योगिक नीति। तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये की गई थी 1948 में। नोट करना, 6 अप्रैल 1948 को भारत में पहली औद्योगिक नीति पेश की गई थी, जो कि उस समय के औद्योगिक मंत्री डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने पेश की थी। किसने की थी, उस समय जो औद्योगिक मंत्री थे डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने पेश की थी 6 अप्रैल 1948 को। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त प्रथम ने किस लिच्छवी राजकुमार से विवाह किया और उसका क्या नाम था, बताएंगे। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया और उसका क्या नाम था, दोस्तों उसका नाम था कुमार देवी। किससे विवाह किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से विवाह किया था, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है हिस्ट्री का। चलिए अगले प्रश्न के चलते, निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। सबसे लंबी नदी पूछी जा रही है और भारत में ही उसका स्टार्ट होता है, उद्गम होता है। तो नोट करना दोस्तों, उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन राइट है गंगा नदी। गंगा नदी कहां से उद्गम होता है, उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और इसकी लंबाई की बात की जाए तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है ना। कहां से निकलती है, तो याद रखिएगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और इसकी लंबाई की बात की जाए तो 2525 किलोमीटर है। और जो बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कहां पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, बांग्लादेश से होते हुए, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, सुदूर उत्तर में प्रभुसत्ता संपन्न देश की कौन सी राजधानी स्थित, बताएंगे।
सुदूर उत्तर में प्रभुसत्ता संपन्न देश की कौन सी राजधानी स्थित है? नोट कीजिए दोस्तों, रेक्सेविक। रेक्सेविक क्या है? आइलैंड की राजधानी है, यह विश्व में सर्वाधिक उत्तर में स्थित है, ठीक है ना। किसकी राजधानी है? आइलैंड की राजधानी। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, रोम में पहला चर्च का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? नोट करना, रोम में पहले चर्च का निर्माण हुआ था क्लाइंडियंस शासक काल में हुआ था। किसके शासन में हुआ था? क्लाइंडियंस। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में था? बताएंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से किस गांव में था? तो नोट करना दोस्तों, ये था अंतीचक। विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक श्रेष्ठ विद्यालय माना जाता है, ठीक है ना। और ये कहां पर स्थित था? किस गांव में स्थित था? अंतीचक में। देखिए, इसकी स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, पाल राजा धर्मपाल ने की थी। पाल वंश का राजा कौन था? धर्मपाल था, उसने इसकी स्थापना की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर, वेदों का प्रमुख टीकाकार सयन किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ था? बताएंगे। वेदों का प्रमुख टीकाकार सयन किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ था? तो नोट करना दोस्तों, ये विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था? विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल देखिएगा, हिरोशिमा और नागासाकी जापान के किन दो द्वीपों पर स्थित है? देखिए, बम कहां पर गिराए गए थे? हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे, अमेरिका के द्वारा। जापान में स्थित है। तो यहां पर पूछा है कि किन दो द्वीपों पर स्थित है? तो नोट करना दोस्तों, ये स्थित है क्रमशः होन्शु और क्यूशु। हिरोशिमा होन्शु द्वीप पर स्थित है और नागासाकी क्यूशु द्वीप पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, पूछे जाने की पूरी संभावना है। और इन शहरों में मैं आपको बता दूं कि 6 अगस्त, नोट करना, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इन दोनों पर 6 अगस्त को हिरोशिमा पे गिराया गया था और 9 अगस्त को नागासाकी पे गिराया गया था। और कहां पर स्थित है? हिरोशिमा होन्शु द्वीप पर और नागासाकी क्यूशु द्वीप पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कुमारिल भट्ट निम्न में से किसके आचार्य थे? बताएंगे। कुमारिल भट्ट निम्नलिखित में से किसके आचार्य थे? तो नोट करना, मीमांसा के। कुमारिल भट्ट बता दो आपको, प्राचीन भारत के एक दार्शनिक विद्वान थे। कौन थे? कुमारिल भट्ट प्राचीन भारत के एक दार्शनिक विद्वान थे। उनमें किसके आचार्य थे? तो ये थे मीमांसा के। अगला प्रश्न देखिए, इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया गया सिक्का किस धातु का था? बताएंगे। इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया गया धातु का सिक्का, जारी किया गया सिक्का किस धातु का था? तो नोट करना दोस्तों, ये था आपका चांदी का। किसका था? चांदी। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान किस जगह स्थित है? तो नोट करना दोस्तों, ये स्थित है आपके झांसी में। कहां पर स्थित है? झांसी में स्थित है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1962 में की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1962 में की गई थी। झांसी में स्थित है। क्या स्थित है? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्था। अगला प्रश्न देखिए, वाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र कौन सा? बताएंगे इनमें से वाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों, पोटोमीटर से नापा जाता है, ठीक है ना। पोटोमीटर से नापा जाता है वाष्पोत्सर्जन। बात की जाए हाइड्रोमीटर से, तो हाइड्रोमीटर से द्रव का अपेक्षित घनत्व नापा जाता है। इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। हाइड्रोमीटर से द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। पोटोमीटर से क्या नापा जाता है? पोटोमीटर से नापा जाता है आपका वाष्पोत्सर्जन नापन। तो दोस्तों, आज का हमारा ये एनसीईआरटी जो रेलवे एनसीईआरटी सीरीज चल रही थी, उसका 7वें नंबर का वीडियो कंप्लीट होगा। इसके पहले 6 वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो नए बच्चे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइएगा और ऑल नोटिफिकेशन एक्टिवेट कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एनटीपीसी ग्रुप की पूरी तरह से 100% तैयारी कराई जा रही है। 50,000 क्वेश्चन की डिफरेंट सीरीज हमारे चैनल पर चल रही है। जो भी बच्चे सिलेक्शन चाहते हैं जरूर ज्वाइन करें चैनल को। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, शाम को 7:30 बजे और रात 10 बजे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूं, जिसमें आपको जरूर आना है। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।